जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से चर्चा करेंगे। अधिगम के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ लर्निंग, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जे टेट सी टेट जो भी एग्जाम हो, यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको श्योर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने अधिगम के बारे में अपना अपना विचार दिया है। सारा चीज़ को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन कहेंगे कि वीडियो सबसे पहले पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत, खाली स्थान दिया है, से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। विद्वान का नाम दिया है, कौन सा विद्वान थ्योरी ऑफ पुनर्बलन के सिद्धांत दिए हैं। पहला पाउलो, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग और स्किनर। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा स्किनर। स्किनर ने पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी लर्निंग प्रोसेस में, सीखने की प्रक्रिया में दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है। पहला बच्चे की आनुवंशिकता, दूसरा सीखने की शैली, तीसरा बच्चों का परीक्षा परिणाम और चौथा ऑप्शन है बच्चे की आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर यानी है यहाँ पर है सीखने की शैली, और 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। यानी प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में किसके बाद सबसे अधिक कठिन है। पहला है आंशिक पुनर्वलन, दूसरा है निरंतर पुनर्वलन, तीसरा है दंड और चौथा है मौखिक भर्त्सना। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आंशिक पुनर्वलन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के खाली स्थान दिया है, सिद्धांत से संबंधित है, यानी संबंध है, यानी कौन सा सिद्धांत से संबंध है। पहला विकासवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत या संज्ञानवादी सिद्धांत। तो इस प्रश्न का आंसर होगा व्यवहारवादी सिद्धांत। यानी सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, और यह है व्यवहारवादी सिद्धांत। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। यानी सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको किसने बढ़ावा दिया। पहला है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या संज्ञानवादी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा व्यवहारवादी, यानी व्यवहारवादियों ने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न कहता है कि सूझ क्रमिक तथा क्रमबद्ध होती है। यानी सूझ इनसाइट जो होता है क्रमिक होता है और क्रमबद्ध होता है, यह किसने कहा है, कौन सा विद्वान ने कहा है। पहला कोहलर ने, दूसरा वर्दीमर ने, तीसरा कोफका ने और चौथा डंकर ने। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डंकर ने, यानी डंकर ने सूझ क्रमिक तथा क्रमबद्ध, सूझ जो है क्रमिक तथा क्रमबद्ध होती है, ये कहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट। आहा अनुभव सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। यानी आहा अनुभव जो है सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। पहला प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत से, दूसरा सूझ के सिद्धांत से, या प्रवर्तन अनुकूलन सिद्धांत से, या चौथा है अनुकूलन सिद्धांत से। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ होगा यानी सूझ सिद्धांत से। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार यानी प्रभाव प्रसार का संबंध है। यानी प्रभाव प्रसार का संबंध है किससे है, सूझ सिद्धांत से, दूसरा है प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत से, तीसरा है क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत से, और चौथा है प्रवर्तन अनुकूलन सिद्धांत से। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दूसरा, यानी प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत से, है ना। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि अधिगम का संकलन यानी इलेक्ट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादक थे। यानी अधिगम संकलन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन विद्वान थे। गैने, टॉलमेन, स्किनर या फिर हॉल। तो इस प्रश्न का आंसर होगा गैने, यानी गैने ने अधिगम के संकलन सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है, यानी क्या कहलाता है। ठीक है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है। पहला क्या कहलाता है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो यहाँ कहता है कि पूर्व के अधिगम को नई सीखने में कोई प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ अधिगम का शून्य स्थानांतरण इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यवहार का करना
पक्ष खाली जगह में आता है, यानी व्यवहार का करना पक्ष किस पक्ष में आता है? पहला है सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यानी व्यवहार का करना जो है यहाँ सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में, है ना, स्कैफोल्डिंग खाली स्थान दिया है की और संकेत करता है, यानी किस और संकेत करता है? पहला है अनुरूपित शिक्षक, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, या फिर विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाउलो द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी पाउलो जो है कुत्ते पर प्रयोग किया गया था जिसमें अस्वाभाविक उद्दीपक स्टिमुलस निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है घंटी की आवाज़, दूसरा भोजन, और तीसरा लार स्राव करना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा भोजन, यानी पाउलो जो कुत्ते पर जो प्रयोग किया गया था जिसमें अस्वाभाविक उद्दीपक इसका भोजन है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, पाउलो द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग में अनुबंधित उद्दीपक कौन है? यहाँ पर पूछा गया है अस्वाभाविक उद्दीपक पूछा था, इसमें पूछा गया है अनुबंधित उद्दीपक इसमें कौन है? पहला है घंटी की आवाज़, दूसरा है लार स्राव करना, तीसरा भोजन, और चौथा स्वयं पाउलो। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यानी घंटी की आवाज़, अनुबंधित उद्दीपक है इसमें घंटी की आवाज़, पहला आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, पाउलो के अनुबंधन प्रयोग में, यानी पाउलो के अनुबंधन प्रयोग में 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही है? पहला है पहले भोजन चूर्ण, इसके बाद ध्वनि उपस्थिति की गई थी, ठीक है। दूसरा कहता है पहले ध्वनि बजाई गई, तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया। उसके बाद कहता है कि भोजन एवं ध्वनि दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए गए थे, और इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। यानी पाउलो जो अनुबंधन प्रयोग किया था कुत्ते पर, इसमें से सबसे पहले ध्वनि बजाई गई यानी घंटी बजाई गई, उसके बाद भोजन उसको प्रस्तुत किया गया, इसलिए आंसर इसका 2 होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाउलो ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किस पर किया था पाउलो ने? ठीक है, तो पाउलो ने यहाँ पर किस पर किया था? ऑप्शन देखिए, पहला खरगोश पर, चूहा पर, कुत्ता पर, और बिल्ली पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा चूहा पर। लिखित में अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है, यानी कौन सा सिद्धांत है जो भूलने का सिद्धांत है? पहला प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, दूसरा है प्रतिपकारी अवरोध, और चौथा है प्रतिबोधित अवरोध या प्रतिच्छादित अवरोध। तो यहाँ निम्नलिखित में जो भूलने का सिद्धांत है यह प्रतिपकारी अवरोध, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, वाटसन तथा रेनर के प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया कौन सी थी? यानी वाटसन तथा रेनर के प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया कौन सी थी? पहला उजला चूहा, डर, आवाज, या उजला रोवेदार कोट। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डर, यानी वाटसन तथा रेनर का जो प्रयोग जो था यहाँ अनुबंधित अनुक्रिया उसका डर था। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम का प्रत्यय दिया? अव्यक्त यानी जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है ना, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम का प्रत्यय दिया? पहला है टॉलमैन ने, दूसरा है लेविन ने, तीसरा है वेंडुरा ने, या फिर चौथा ऑप्शन है स्किनर ने। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर होगा यानी टॉलमैन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अधिगम का तलरूप सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि अधिगम का तलरूप सिद्धांत दिया किसने दिया? पहला टॉलमैन ने, दूसरा लेविन ने, तीसरा थॉर्नडाइक ने, और चौथा वाटसन ने। तो यहाँ पर अधिगम का तलरूप सिद्धांत जो दिया गया लेविन के द्वारा दिया गया, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट
सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। यानी निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि आपेक्षिक व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। पहला है शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा है वाद्य अनुबंधन, तीसरा है ऑपरेंट अनुबंधन और चौथा है सामाजिक अनुबंधन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा ऑपरेंट अनुबंधन। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन अनुबंधन को खाली स्थान दिया है भी कहा जाता है, यानी प्राचीन अनुबंधन को क्या कहा जाता है। पहला है नैमित्तिक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, पावेलियन अनुबंधन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यहाँ पर पावेलियन अनुबंधन। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कौन सा विद्वान का देन है क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा पाउलो, तीसरा स्किनर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा स्किनर, यानी स्किनर ने क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक, यानी अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक यानी ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि अनुबंधन के प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं। पहला है अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यस्त अनुक्रिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अनुबंधित अनुक्रिया, यानी अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया कहलाती है अनुबंधित अनुक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था, यानी परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत था निम्न में से कौन सा विद्वान ने प्रस्तुत किया था, यानी इसका प्रतिपादन किया था। पहला है पाउलो ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या चौथा इनमें से सभी। तो यहाँ पर परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था, प्रतिपादित किया गया था, ये पाउलो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन पहला ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि कार्यात्मक अनुबंधन का प्रतिपादक थे, यानी कार्यात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक कौन थे। पहला है पाउलो, दूसरा स्किनर, तीसरा थॉर्नडाइक या इनमें से सभी। तो कार्यात्मक अनुबंधन का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक स्किनर हैं। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट, कहता है कि अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार, यानी अधिगम के एरर थ्योरी जो होता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है। ठीक है, यानी जब बच्चा सीखता है या कोई व्यक्ति सीखता है तो क्या कर सकता है, वो गलती कर सकता है। ठीक है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। एकदम सही है। ठीक है, यानी कोई भी काम करता है तो आदमी गलती करता है, लेकिन बार बार उसको करे तो वह उसको सही कर लेता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाउलो ने, टॉलमैन ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलबर्ग ने। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से अधिगम का यह कौन सा सिद्धांत है जिसमें से यह बताता है कि कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, यानी पूरे मन से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। क्या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, दूसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है अनुकरण का सिद्धांत या फिर प्रयास एवं त्रुटि का, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ इनसाइट इसका सही आंसर है पहला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यानी सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। ठीक है, पहला है गेट्स का, वुडवर्थ का, स्किनर का या फिर कोहलबर्ग का। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वुडवर्थ का। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अधिगम की प्रक्रिया के
एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है। पहला है अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, दूसरा है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तीसरा है अधिगमकर्ता की सामाजिक आर्थिक स्थिति और चौथा उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे फिर से। कहता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम यानी मोटिवेशन एवं लर्निंग के बीच में जो रिलेशन स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा विद्वान कहा है? कोहलर ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर वुडवर्थ ने। तो इस प्रश्न का आंसर होगा स्किनर ने, है ना, स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, इंपॉर्टेंट, कहता है कि सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है। यानी सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है। पहला है थॉर्नडाइक, पाउलो, कोहलर या फिर स्किनर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यहाँ पर कहता है कि यह प्रश्न होगा थॉर्नडाइक के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सीखने की असफलता का जो कारण है समझने की असफलता है। यानी बिना हम यदि समझने में असफल हैं तो सीखने में भी हम असफल होंगे। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पाउलो का, स्किनर का, मर्सेल का या फिर वुडवर्थ का। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मर्सेल का। यानी मर्सेल ने कहा कि सीखने की असफलता का जो कारण है समझने की असफलता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, ठीक है, यानी जो भी कोई काम है या कोई क्रिया है, कोई एक्टिविटी है, उसे बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यानी अस्वाभाविक उद्दीपक जो प्रक्रिया देता है वही क्या होता है? स्वाभाविक उद्दीपक देता है। ठीक है, तो यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतःदृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या अनुभवजन्य यानी अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी यही सिद्धांत इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। ठीक है, इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम, प्रश्न कहता है कि अधिगम खाली स्थान दिया है चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। माने कैसा है? यानी जीवन पर्यंत चलने वाला है या किशोरावस्था तक चलने वाला है या वृद्धावस्था तक चलना ये वाला है या फिर युवावस्था तक। तो एकदम आसान सा प्रश्न है। यानी अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप एवं दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? पहला ऑप्शन है अंतःदृष्टि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ऑप्शन 2 सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? यानी अधिगम का कौन सा सिद्धांत हमको यह बताता है, यह सिखाता है कि कोई भी कार्य को सीखने के लिए उसको दोहराना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत और चौथा है अनुकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है
अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम, घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी अधिगम का कौन सा सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम, घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? पहला है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अंतःदृष्टि सिद्धांत, या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो यह प्रश्न का आंसर होगा यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न, किस उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से, यानी किस उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? क्या कहलाता है? असभ्यता, या अधिगम, या अस्थायी अधिगम, या फिर अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर इसका पहला आंसर होगा यानी अभ्यस्ता। अगला प्रश्न कहता है कि व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन, यानी व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, पहला है सीखना, सोचना, क्रिया करना, या कल्पना करना। तो व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन, एकदम आसान सा प्रश्न है कि व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यानी हमारे व्यवहार सीख लेते हैं तो हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है जिसको फिर कभी दोहराता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गेने निम्न में से किससे संबंधित है? यानी गेने जो है निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम के श्रेणी क्रम से, अधिगम के सिद्धांत से, अधिगम के मूल्यांकन से, या फिर अधिगम का प्रबंधन से। तो गेने यहाँ पर जो संबंधित है अधिगम का श्रेणी क्रम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से कहता है कि आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन है क्या है? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, या सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, या वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, और चौथा ऑप्शन है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। ठीक है, तो प्रश्न कहता है कि आंशिक पुनर्बलन इनमें कौन है? यानी इसका पहला आंसर होगा यानी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है कौन? आंशिक पुनर्बलन। नेक्स्ट प्रश्न, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक, खाली स्थान दिया है, के द्वारा सीखने को संदर्भित कर सकता है। क्या कर सकता है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, यानी अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, या विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, या चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यानी विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। यानी अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संदर्भित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, यानी मल्टीप्लिकेशन का जो क्वेश्चन होता है उसको हल करना सीखता है। वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयास करता है, यानी जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयास करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी धनात्मक अंतरण, क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, या फिर द्विपार्श्विक अंतरण। तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्व अंतरण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में कौन सा जो विशेषता है यानी मैच्योरिटी को अधिगम से, लर्निंग से अलग करती है? ऑप्शन पहला है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करता है, यह प्रेरकों पर निर्भर करता है, और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यह अभ्यास पर निर्भर करती है। यानी यहाँ पर होता है विशेषता, यानी इनमें से जो होता है अभ्यास पर निर्भर करने वाली, यानी विशेषता परिपक्वता को अधिक अलग करती है। किससे? अभ्यास पर यह निर्भर करता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा उदाहरण, यानी निम्न में कौन सा एग्जाम्पल अधिगम को प्रदर्शित करता है? ठीक है, पहला है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, यानी चढ़ता है, भागता है, फेंकता है, यानी 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा ऑल, यानी सभी, इनमें से सभी। यानी
कहता है कि यहाँ पर अधिगम को प्रदर्शित करने वाला है, हाथ जोड़कर अध्यापक को अभिवादन करता है, यानी छोटा बच्चा होता है तो हाथ जोड़कर अभिवादन करता है, यह करना भी चाहिए, है ना। स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में लार आ जाता है, चढ़ता है, भागता है, फेंकता है, ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, यानी उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर है। आगे कहता है कि अंतःदृष्टि अर्थात सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक की देन है ना। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है, यानी किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है। पहला है मंद बुद्धि बालकों के लिए, या तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, पागलों के लिए, या अनपढ़ों के लिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा, यहाँ पर होगा तीव्र बुद्धि के बालकों के लिए, ठीक है, तीव्र बुद्धि के बालकों के लिए। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है, ठीक है, यानी अधिगम का कौन सा सिद्धांत है जो पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों को एकीकरण करने में जोर देता है। पहला है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध अनुक्रिया सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा गेस्टाल्ट सिद्धांत, यानी गेस्टाल्ट सिद्धांत में अधिगम सिद्धांत को पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों का को एकीकरण पर जोर देता है, बल देता है। अगला प्रश्न कहता है कि अंतःदृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया, यानी अंतःदृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा, या जीन पियाजे द्वारा, पाउलो द्वारा, या बायोंटस्की के द्वारा। तो यहाँ अंतःदृष्टि अधिगम का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था यह गेस्टाल्टवादी सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है भूल और प्रयास द्वारा अधिगम, यानी ट्रायल एंड एरर के द्वारा जो लर्निंग होता है, के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला है थॉर्नडाइक ने, हेंगाटी ने, कोहलर ने, या फिर जीन पियाजे ने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा थॉर्नडाइक ने ही ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया था। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला है पाउलो ने, थॉर्नडाइक ने, लॉयल मॉर्गन ने, या फिर अलेक्जेंडर ने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा पाउलो ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पता कहता है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतःदृष्टि को प्रभावित करती है, यानी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अंतःदृष्टि को प्रभावित करती है। क्या कौन सा करती है, बुद्धि करती है, समस्या की रचना ये भी करती है, प्रत्यक्षीकरण ये भी करती है, यानी उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया, यानी कोहलर ने अधिगम का सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए क्या किया। पहला है अल्बर्ट नामक बंदर पर, अल्बर्ट नामक चिंपैंजी पर, या सुल्तान नामक बंदर पर, या फिर सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। तो कोहलर ने यहाँ प्रतिपादित किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालिक ज्ञान है, यह कथन है, यानी सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालिक ज्ञान है। क्या है ये, कोहलर का है, स्किनर का है, गुड का है, या फिर डेविस का है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा गुड, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसी आगंतुक के आने पर दरवाजा खोलने के व्यवहार को आप क्या कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कोई भी आगंतुक आता है तो दरवाजा खोलने के व्यवहार को आप क्या कहेंगे। क्रियात्मक व्यवहार, ऑपरेंट व्यवहार, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑपरेंट व्यवहार। अगला प्रश्न कहता है कि एक बालक ने एक कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया, यानी एक बालक जो है कुत्ते को डंडा से मारकर भगा दिया। अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो वह तुरंत भाग जाता है। कुत्ते की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है, यानी कोई बच्चा एक बार डंडा से मार के कुत्ता को भगा दिया तो दूसरी बार जब बच्चा को कुत्ता जो है बच्चा को देखता है तो भागने लगता है। तो वो जो सीखने का जो प्रक्रिया है किस प्रकार की है। पहला है अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा सीखना, या
संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना, या सूझ द्वारा सीखना, या प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। अगला प्रश्न कहता है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यानी व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह किसने कहा है? वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, ई.एल. पील ने, या फिर स्किनर ने? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है स्किनर ने, यानी स्किनर ने व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिगम कहा है। अगला प्रश्न है बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है, यानी बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है, किसके द्वारा होता है? आत्म अभिव्यक्ति से, रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, आत्म मंथन से, या सहयोगात्मक कार्यों से? तो इसका आंसर हो गया यहाँ रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है ये, यानी निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? पहला है अनुकरण, अनुबंधन, प्रयास एवं भूल, अंतःदृष्टि। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा अंतःदृष्टि, यानी अंतःदृष्टि से अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, यदि नहीं किए हैं तो दोस्तों के बीच शेयर करें। ओके बाय।